नमस्कार, अपडेटेड 10 में आपका स्वागत है। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, देश भर में बापू को दी जा रही है श्रद्धांजलि। राजघाट और 30 जनवरी लेन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आज आयोजन। 2030 तक $7 ट्रिलियन के साथ भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। अंतरिम बजट के पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान। बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी अंतरिम बजट। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को। निर्वाचन आयोग ने कहा, कई केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित 56 निवर्तमान सदस्यों का अप्रैल में समाप्त हो रहा है कार्यकाल। भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भारतीय और विदेशी तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात। 6 से 9 फरवरी को गोवा में होगा भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन। भू राजनीतिक संघर्षों के बीच ऊर्जा आपूर्ति और निवेश आकर्षित करने जैसे विषयों पर होगी चर्चा। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों में सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक आज 11:30 बजे संसद पुस्तकालय भवन में आयोजित होगी। इकतीस जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन ये सत्र 9 फरवरी को समाप्त हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अंतरिम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश किया जाएगा। सर्वे चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट में पेश किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए वित्त मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू जारी किया है। इस समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और पिछले 10 वर्षों में इसकी यात्रा और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का विवरण रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में तेजी देखने को मिल सकती है, जो 7% के आसपास बनी रह सकती है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 साल में सरकार की ओर से किए गए सुधार भारत की अर्थव्यवस्था में बूस्टर डोज की तरह काम कर रहे हैं। यही कारण है कि देश में निवेश तेज हुआ है, बाजार में मांग बनी हुई है। साथ ही फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा के क्षेत्र में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले उपायों पर काम हो रहा है। इससे देश की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। हाल के वर्षों में हुए तकनीकी सुधार देश की प्रगति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। रिक्तियों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित 9 केंद्रीय मंत्रियों की सीटें भी शामिल हैं। 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रहेगी। मतदान 27 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां 50 सदस्य 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, वहीं 6 सदस्य 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10 सीटों, महाराष्ट्र और बिहार में 6-6 सीटों, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5 सीटों
गुजरात और कर्नाटक से 4-4 सीटों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा से 3-3 सीट, साथ ही उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। आज 30 जनवरी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई आंदोलन किए और ब्रिटिश हुकूमत से देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को आज़ाद कराना और शांति स्थापित करना था। उनके अहिंसावादी विचारों और कार्यों ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। दुनिया की 100 से ज़्यादा देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। हम बता दें, इस अवसर पर बापू की समाधि राजघाट पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इसके अलावा 30 जनवरी मार्ग पर भी दोपहर बाद 3:30 बजे एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन सभी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विजय चौक पर हर साल गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन तीनों सेनाओं के एक साथ मिलकर सामूहिक बैंड वादन से शुरू होता है, जो लोकप्रिय मार्चिंग धुनें बजाते हैं। तीनों सेनाओं के जवान मार्च पास करते हुए सुरीली धुन की तान छेड़ते हैं तो हर कोई देखता रह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा है। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, तो हम मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे तो लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होता है। दूसरा, ये जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं।
मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए ये भी कहा कि संगीत में उन छात्रों के तनाव को दूर करने की क्षमता है जो न केवल एक कक्षा के लिए होती है बल्कि पूरे स्कूल के लिए है। प्रधानमंत्री ने कक्षा के पहले दिन से लेकर परीक्षा के समय तक छात्र और शिक्षक के बीच जुड़ाव को धीरे धीरे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा के दौरान तनाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। आप सोचिए, आज मोबाइल का जमाना है, स्टूडेंट के पास भी आपका मोबाइल होगा ही होगा। क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आपको फोन किया है, कॉल पर कांटेक्ट किया है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं चिंता में हूं? कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में आपका कोई विशेष स्थान है। उसको लगता है कि आपका मेरा नाता सब्जेक्ट है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, लैंग्वेज है। जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। अगर ये नाता है तो एग्जाम के समय तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। भारत ऊर्जा सप्ताह यानी IEW का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान शीर्ष भारतीय और विदेशी तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जहां भू राजनीतिक संघर्षों के बीच ऊर्जा आपूर्ति और निवेश आकर्षित करने जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार इस कार्यक्रम में 17 विभिन्न देशों के ऊर्जा मंत्रियों, 35,000 से अधिक उपस्थिति लोगों और 900 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी देखने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि IEW ऊर्जा के मोर्चे पर विकास को प्रदर्शित करने और ऊर्जा क्षेत्र में आगे के विकास और वृद्धि के लिए मंच प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। आइए इसे जानने के लिए देखते हैं खास रिपोर्ट। India, a nation that's not just embracing change, but leading it. With vast resources, a thriving economy, and a young, progressive population, India has prioritized energy security whilst firmly setting its sights on a low-carbon future, creating an abundance of multi-billion-dollar investment opportunities in hydrocarbons, renewables, LNG, biofuels, and across the wider energy value chain. With the third largest energy demand globally and forecasts predicting growth rates well above the global average, India, in the face of complex global challenges, has a pivotal role to play. Hosted by the Ministry of Petroleum and Natural Gas in Goa from the 6th to the 9th of February 2024, India Energy Week is a powerful platform for realizing India and the world's ambitious low-carbon goals.
The exhibition will see 350 exhibitors showcase their technologies and services to 35,000 international energy professionals. The conference will see 400 speakers, including ministers, CEOs, thought leaders, and innovators, address challenges and explore solutions to drive a collaboration-fueled future with an audience of more than 4,000 delegates. Join the revolution at India Energy Week and help build a sustainable future for India and the world. मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम जहां तेज गति से चल रहा है, वहीं भूकंप के दौरान बुलेट ट्रेन और उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में 28 भूकंप मापी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। भूकंप के दौरान यात्रियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में प्रारंभिक भूकंप जांच प्रणाली के लिए कुल 28 भूकंप मापी लगाए जाएंगे। जापानी शिकानसेन तकनीक पर आधारित ये प्रारंभिक भूकंप जांच प्रणाली प्राथमिक तरंगों के माध्यम से भूकंप प्रेरित झटकों का पता लगाएंगे और स्वचालित बिजली बंद करने में सक्षम होंगे। बिजली बंद होने पर आपातकालीन ब्रेक सक्रिय हो जाएंगे और प्रभावित क्षेत्र में चलने वाली ट्रेन अपने आप ही रुक जाएगी। 28 भूकंप मापी में से 22 को संरेखण के साथ स्थापित किया जाएगा। 8 महाराष्ट्र में होंगे, मुंबई, ठाणे, विरार और बोईसर, और 14 गुजरात में होंगे। वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, महमदाबाद और अहमदाबाद। इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर गहराई से चर्चा हुई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को इजराइल विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत की। एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति में भारत के विचारों, आकलन और हितों के बारे में बात की। दोनों नेता एक दूसरे के साथ संपर्क में बने रहने के लिए भी सहमत हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि इजरायली विदेश मंत्री से बात करके अच्छा लगा। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर खासी चर्चा की। इजरायली विदेश मंत्री कॉस ने भी एक्स पर कहा कि सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ अच्छी बातचीत हुई, जिसमें मैंने उनकी मित्रता और इजराइल के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षा और कुछ क्षेत्रीय परियोजनाएं शामिल हैं जो भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ती हैं। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने एस जयशंकर को इजराइल आने का न्योता भी दिया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को भूटान के नए प्रधानमंत्री तसेरिंग टोब्गे से भेंट की। दोनों ने इस हिमालयी राष्ट्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए परस्पर हित के क्षेत्रों और बहुविषयक सहयोग पर चर्चा की। क्वात्रा भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को पहुंचे। भूटान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तसेरिंग टोब्गे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी को अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। ये कदम गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत उठाया गया है। सिमी पर आखिरी प्रतिबंध जनवरी 2019 में लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है। भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए नुकसानदायक है। बयान में ये भी कहा गया कि सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम सहित कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, हम बता दें कि आज ब्रज की आध्यात्मिक और परंपरागत साझी कला की बात कर लेते हैं। ब्रज की साझी कला को प्रादेशिक मंच पर मुकाम हासिल हुआ है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलाकार शालिनी गोस्वामी को विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। कलाकार शालिनी को ये पुरस्कार उनकी सांझी पेंटिंग के लिए मिला है। उन्होंने अपनी पेंटिंग में मोरकुटी लीला को दर्शाया है। ये पहली बार है जब पितृपक्ष में ब्रज के मंदिरों में बनाई जाने वाली सांझी को कैनवस पर उकेरा गया है। कलाकार शालिनी गोस्वामी को ताम्रपत्र, अंगवस्त्र और प्रमाण पत्र के साथ 35,000 रुपये का चेक भी दिया गया है। कलाकार शालिनी गोस्वामी ने बताया कि अपनी मां की प्रेरणा से उन्होंने ये कलाकृति बनाई है, जिसे तैयार करने में उन्हें 2 महीने का समय लगा है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख क्यों है खास, आइए जानते हैं। भारतीय इतिहास में आज का दिन दुखद है। आज ही के दिन साल 1948 को अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई। 2 अक्टूबर साल 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलनों ने भारत को आजादी दिलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में जानती है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलनों में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, स्वराज और नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। उनके नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अहिंसा के इस पुजारी की याद में प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते छोड़े जाते हैं विजय चौक पर बेटिंग रिट्रीट समारोह की कुछ झलकियों के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।